वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या इतिहास था भारत का और कैसे हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं। कई लोगों ने मेरे से बोला कि सर कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ये समझ में नहीं आता। ये बात तो एकदम सही है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक जो कहा जाता है कि भाई कितना पढ़ें, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज मैं जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स को लेके आया हूँ वो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो पार्ट 1 है, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे और काफ़ी क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एसएससी में पूछे गए हैं और आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा आपको और आप लोग ये चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस भी करिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा कवर करने जा रहा हूँ और ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा जब जब मन करेगा, जैसे मतलब हर 2 दिन पे 1 दिन पे ये वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। काफ़ी अच्छा क्लास होने वाला है आज का और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो आप समझने वाले हैं उसको देखिए। जब आप कहते हैं कि भारत का इतिहास कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि भारत का इतिहास जो है, हम सारे लोगों ने देखा है कि भारत के इतिहास के बारे में, खासकर जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में सही जानकारी कहीं से भी नहीं मिलती है। तो हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो कैसे पता चलेगी, तो उन्हीं चीज़ों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास की जब पॉइंट आ रही है तो इतिहास के पॉइंट पे हमें ये पता चल रहा है कि भारत का इतिहास जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन चीज़ों को समझते हुए, उनके बारे में अध्ययन करते हुए हम समझ पाएंगे कि भारत का प्राचीन इतिहास कैसा था। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि स्रोत के रूप में धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। इतनी चीज़ों से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आखिर हमारे भारत का इतिहास कैसा था और कैसे वो लोग रहते थे, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, तो सबसे पहले बात आती है वेद की, ठीक है। वेद से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि भारत का इतिहास कितना सांस्कृतिकमय था, कितना मतलब कि अंधविश्वासों में था। और आप कई चीज़ों को इसमें देखेंगे तो कई भ्रांतियां भी इसमें, खासकर तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे बहुत सारा चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको अंधविश्वासों का ज़्यादा चर्चा मिलेगा। भगवान के बारे में जिक्र मिल रहा है, यज्ञों के नियम उयम के कानून के बारे में सारी चीज़ों का अध्ययन आप वेद से पा जाते हैं। तो आइए पहला पॉइंट लेते हैं, वेद। जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या मिलता है वेद का? वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। आइए, तो वेद के संकलनकर्ता कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन क्या है, महर्षि द्वैपायन, ठीक है। वेद के संकलनकर्ता आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इनका आंसर क्या है, इनका नाम क्या है, महर्षि द्वैपायन, ठीक है। फिर 4 वेदों को जो एक नाम दे दिया गया है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों वेदों का एक नाम दे दिया गया संहिता, ठीक है, चारों वेदों का एक नाम दिया गया है संहिता। इससे आगे जब हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं तो ऋग्वेद की बात आती है। पहले तो आपने वेद के बारे में जाना कि ज्ञान की बात होती है और संकलनकर्ता कौन है, महर्षि द्वैपायन है, ठीक है। चारों वेदों का एक नाम दे दिया गया संहिता, ठीक है। अब जब आप बात ऋग्वेद की करते हैं तो ऋग्वेद से हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें देखिए, मैं स्पेशली आपके एसएससी के इंटरमीडिएट तक के लेवल को कवर कर रहा हूँ। हालांकि आ तो कहीं भी सकता है, मैं ये नहीं कह सकता खाली इंटरमीडिएट लेवल के पेपर का जो आता है उसी में आएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सारे पेपरों में आता है, बट मैं जो एसएससी के इंटर लेवल के, खासकर स्टेनोग्राफर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें इसमें से मिल भी जाएंगी। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं ये भी आपको जानकारी रखना है कि होतृ या होता, ये होता है ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले हैं, उनकी ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, जो ऋषि मुनि पढ़ते हैं उन्हें बोला जाता है होतृ या फिर होता, ठीक। कितने मंडल हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्ति, ठीक है। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडलों की बात हुई है। इसमें से कुछ मंडल जो हैं मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, कुछ मंडलों को, उन मंडलों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, पुरुष सूक्ति का किस मंडल में जिक्र है, कितने मंडल टोटल हैं ऋग्वेद में, ये सारे क्वेश्चन आप तक बचते हैं। तो पहले देखिए 10 मंडलों की बात हुई है ऋग्वेद में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात फिर इसमें 1028 सूक्त की बात हुई है और भी कई सारे श्लोक, सारी चीज़ें उसमें लाइनें हैं। फिलहाल आप इतने पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा कि 10 मंडल की बात हुई है और 1024
1028 सूक्त की बात हुई है। अब देखिए जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि थर्ड मंडल, ठीक है, जब ऋग्वेद में 10 मंडलों की बात हुई है तो जो थर्ड मंडल है उसमें किस देवता का जिक्र हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो आप याद रखिए सूर्य देवता का जिक्र थर्ड मंडल में या तीसरे मंडल में किया गया है। फिर आपके पास एक फैक्ट है, सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र लिखा गया है। पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस वेद में चर्चा हुई है, ठीक है, तो गायत्री मंत्र सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में चर्चा हुई है, ठीक है। ये किसको समर्पित है, यहाँ देखिए सावित्री को समर्पित, और किसने लिखा था, ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किसने लिखा था, विश्वामित्र जी ने। यहाँ पे देखिए गायत्री मंत्र है, फिर विश्वामित्र, ठीक है। आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10वें मंडल में, टोटल मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। 10वें मंडल में जिस चीज़ का जिक्र हुआ है वो है पुरुष सूक्त का, ठीक है, पुरुष सूक्त का जिक्र हुआ है 10वें मंडल में। ये क्या चीज़ होता है, तो इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात हुई है, इन बातों का जिक्र हुआ है। आज का समाज हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय पहले या काफ़ी टाइम पहले आप कह सकते हैं, बहुत ही टाइम पहले ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। तो हमने सुना है कि ब्राह्मण जो मुख से ज्ञान देता है उसे ब्राह्मण बोला गया, मुख से ब्राह्मण की बात हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की बात हुई है, वैश्य जांघों से बात हुई है, और शूद्र क्या है, चरणों से बात हुई है। ऐसे उनकी पहचान भी कह सकते हैं आप हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास जो एक फैक्ट है, वामना अवतार जो 3 पग का, जो विष्णु जी ने 3 पग का एक जो दिखाया हुआ है, आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो इसका भी जो स्रोत है वो कौन सी चीज़ का स्रोत है, वो भी ऋग्वेद का ही स्रोत है, ठीक है। ऋग्वेद से ही हमें पता चलता है कि विष्णु जी के वामना अवतार के 3 पगों की चर्चा हमें वहाँ मिलती है, ठीक है। अब देखिए आगे आपने एक फैक्ट देखा होगा कि ऋचाओं की रचना, ठीक है, कितनी ऋचाओं की रचना हुई, तो जो ऋचाओं की रचना हुई है उसमें इंद्र का कितनी बार जिक्र आया है, ठीक है। इंद्र मतलब क्या, इंद्र मतलब पुरंदर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इंद्र का एक नाम और क्या, तो पुरंदर, जिसे किला तोड़ने वाला बोला जाता है, ठीक है। तो इस फैक्ट में आप एक चर्चा कर पा रहे हैं कि इंद्र का जिक्र सबसे बार, और कितनी बार, 250 बार, ठीक है। इंद्र की चर्चा 250 बार हुई है, और अग्नि की चर्चा आपको 200 बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीके से हमारे पास जो ओवरव्यू मिल जा रहा है ऋग्वेद का। इतने में हम समझ पा रहे हैं कि ऋग्वेद से इतने फैक्ट तो हमें याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आप बात करते हैं यजुर्वेद की, ठीक है। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेदों में क्या है, यज्ञों के बारे में अधिकतर चीज़ों की बात हुई है, मंत्रों के बारे में भी बात हुई है, लेकिन देखिए कैसे हैं। जब आप सेकंड नंबर की प्रोसेस पे बात करते हैं तो यजुर्वेद की बात आती है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा देखिए यजुर्वेद यज्ञ, तो ये शब्द अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यज्ञों के नियम का संकलन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में, सीजीएल में, जहाँ भी आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपसे मिलता है। तो याद रखिए गद्य एवं पद्य दोनों में यजुर्वेद की चर्चा हुई है, ठीक है। आगे आपके पास एक लाइन लिखा है, बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियम, ठीक है, बलि देते हुए जो अनुपालन का एक नियम रहता है उसको भी यजुर्वेद में ही दर्शाया गया है, ठीक है। इतने फैक्ट तो कम से कम आपको यजुर्वेद से जानने ज़रूरी हैं, ठीक। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे शाम वेद के बारे में। शाम वेद से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। शाम वेद एक तरीके से, शाम का मतलब होता है गान, ठीक है। यहाँ मैंने शब्द का जिक्र किया है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है शाम वेद का, या शाम का गान होता है। ये भारतीय संगीत का जनक है। ये वेद क्या है, भारतीय संगीत का जनक है। यहाँ भी देखिए मैंने लाइनों को दिया है, भारतीय संगीत का जनक है। और 7 स्वरों की जो बात हुई है वे 7 स्वरों की बात इसी शाम वेद से मिला हुआ है। आज जो सिंगिंग होती है, जो गान होती है, वो सारे किससे हैं, शाम वेद से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें एक फैक्ट मैंने इंक्लूड किया है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शाम वेद और यजुर्वेद ये दोनों ऐसे वेद हैं जिसमें ऐतिहासिक घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वेद में ऐतिहासिक घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता, वो है ऐतिहासिक वेदों के बारे में जो आपको मिल रहा है शाम वेद और यजुर्वेद, इसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं मिलता है। अच्छा, इसी कड़ी में जब हमने शाम वेद देखा, शाब्दिक अर्थ गान, भारतीय संगीत का जनक, 7 स्वरों की बात इसी में हुई है, तो इसी के कड़ी में एक आगे अथर्व वेद की बात हुई है। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ हम लोग ज़रूर फोकस करेंगे। पहली चीज़ तो आपके सामने है कि अथर्व वेद अथर्व ऋषि ने रचित, अथर्व ऋषि ने लिखा था या अथर्व ऋषि ने रचित, इसको रचा था, ठीक है। पहली चीज़
अथर्वा ऋषि ने रचा था, ये क्वेश्चन आपसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपके पास ये पूरी लाइन वही है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि। ठीक, आगे आपके पास जो मैंने 3-4 फैक्ट को इंक्लूड किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर के लिए। कन्याओं के जन्म की निंदा हुई है किस वेद में? आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है किस वेद में, तो इस वेद का नाम आपको याद रखना है, यहाँ मैंने दिया उसका नाम अथर्ववेद। ठीक है, फिर मैंने एक फैक्ट इसमें इंक्लूड किया कि विचारों तथा अंधविश्वासों का पूरा विवरण मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, विचारों का और अंधविश्वासों का एकदम भरपूर विवरण मिलता है। जो आज के हमारे अंधविश्वास रहते हैं, बहुत टाइप के अंधविश्वास हैं, पूरा भरा ही अंधविश्वास से है। ठीक है, तो खासकर अगर कहा जाए तो भारत में इस चीज़ की जिक्र सदियों से चलता आ रहा है कि अंधविश्वास का ज़माना बहुत लंबे समय से आज भी लोग हैं, आज भी इस 21वीं सदी में अंधविश्वास का पूरा रोल है। ठीक है, पूरा बोलबाला है। अब जो आप एक क्वेश्चन में देखेंगे, एक तो आपने देखा कि कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। एक फैक्ट और जिससे आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जादू टोने का वर्णन। ठीक है, तो जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। फिर देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित जी आते हैं या शादी ब्याह होता है या कोई भी अच्छा काम होता है तो कभी कभी आपसे गोत्र पूछा जाता है। ठीक है, गोत्र शब्द का, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे या कभी कोई कहे कि गोत्र शब्द का जिक्र कहाँ मिलता है, तो आप उसे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि गोत्र शब्द का जिक्र जो मिलता है हमें अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, यहाँ एक फैक्ट मैंने लिया है। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछेगा ना कि सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, एक फैक्ट और मैंने इंक्लूड किया, ये भी आप जानकारी में रखे रहिए। चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख, अगर चांदी और गन्ने का पूछे कि सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो 4-5 पॉइंट जो आपके अथर्ववेद थे मैंने इंक्लूड किया है। इतने फैक्ट तो आपको जानने पड़ेंगे अगर आप वेदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 4 वेदों के बारे में बात कर लिया। ऋग्वेद की बात हो गई, हमने यजुर्वेद की बात कर ली, सामवेद की बात कर ली और हमने अथर्ववेद की बात कर ली। जो इतने फैक्ट हैं ये आप ज़रूर जानिए। उससे आगे बढ़ते हैं आप कहा गया कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो अब जब हम लोग देखते हैं तो ऋग्वेद में और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में हमें एक तरीके का ज्ञान मिल जाता है कि भारत की एक सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग वेदों से पा जाते हैं और पता करते हैं कि भारत का कैसा स्थिति था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पुराणों के अध्ययन में। पुराणों का जो अध्ययन है उससे हम पता करते हैं कि एक चीज़ हमें समझ में आता है कि एक सिस्टमैटिक वे में पूर्ण मतलब प्राचीन भारत का विवरण दिया गया है सिस्टमैटिक वे में। आपको पता है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यही एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो ये बात सही है कि जब भी आप पुराणों का अध्ययन देखते हैं तो आपको मिलता है संख्या 18 और इसमें क्रमबद्ध विवरण मिलता है भारत के प्राचीन इतिहास का। ठीक है, क्यों ऐसा होता है उसको भी देखिए। 18 पुराण तो लिखे हुए हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे केवल 3 पुराणों की चर्चा की है। इन 3 पुराणों से हमें कुछ राजवंशों के बारे में या उनके वंश के बारे में जानकारी मिलता है, उनके कार्यकाल, और जब कार्यकाल की बात आती है तो सामाजिक, आर्थिक और सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हम देखने को पाते हैं। ठीक है, तो जब रचयिता, पहले हम लोग पुराणों की रचयिता कौन थे? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन संख्या में 18 हो गए। रचयिता आपके पास से लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उनका नाम क्या है? अग्रश्रवा। अग्रश्रवा उनके पुत्र थे, लोमहर्ष। ये दोनों लोगों ने क्या किया है? पुराणों को रचा है या पुराणों के रचयिता हैं। वो कहते हैं ना लिखना, वो वही काम है। ठीक है, तो अच्छा, अब जो मैं फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए एक विष्णु पुराण की चर्चा की है मैंने, मत्स्य पुराण की बात की है, वायु पुराण की बात की है। ये तीनों पुराण आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पुराण से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसमें भी जो 2 इंपॉर्टेंट है वो है मौर्य वंश का और गुप्त वंश का। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भैया इसमें से कौन सा पुराण, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, इसमें से कौन सा पुराण मौर्य वंश से संबंधित है या कौन सा पुराण है जो मौर्य वंश की जानकारी देता है हमें और क्रमबद्ध तरीके से जानकारी देता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है उसका? विष्णु पुराण। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से किस वंश का जिक्र वायु पुराण में हुआ है। ठीक है, तो वायु पुराण में किसका जिक्र हुआ है? गुप्त वंश का जिक्र हुआ है। एक और है, उसको भी आप देख लीजिए, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं
पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप फैक्ट टू फैक्ट लाइनों को देखेंगे तो आपको एक आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आखिर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस कड़ी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है, मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्रामाणिक मतलब सबसे ऑथेंटिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रंथ और भी हैं, कुछ चीज़ें और भी, उनसे हम जानकारी लेंगे। जब आप स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं, ठीक है, जब आप स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं तो क्या आता है, उसमें आपने सुना होगा, कई बार आपने मनुस्मृति की बात सुनी होगी, ठीक है। मनुस्मृति में एक तरीके से दर्शाया गया कि कैसे शासन व्यवस्था रहनी चाहिए। वो एक अलग ही प्रोसेस है जिसे इस समाज पे लागू नहीं किया जा सकता है। इस समाज के लिए सबसे बेहतर है अपना संविधान, उसी से सारा कुछ चल सकता है। लेकिन मनुस्मृति एक तरीके का हो सकता हो पहले के टाइम में जिस हिसाब से लिखा गया था या जिस हिसाब से बना था तब सही रहा हो, बट आज के समाज के लिए ये नहीं सही है, ठीक है। आज के टाइम में हमारा संविधान द बेस्ट है, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए। स्मृति ग्रंथों से जो स्मृति ग्रंथों की बात आती है उसमें मनुस्मृति की चर्चा आती है। सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से किस काल के मानक ग्रंथ को मनुस्मृति से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आंसर क्या है कि शुंग वंश से, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, शुंग वंश में, ठीक है। शुंग वंश के काल का मानक ग्रंथ हमें मिलता है मनुस्मृति में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखें। कई बार आपसे पूछा जाता है मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो विधि से संबंधित है। क्वेश्चन आप याद रखिए, विधि से संबंधित है। फिर देखिए एक फैक्ट आपके पास है कि कई बार देखा होगा आप लोगों ने, कई स्त्री पुरुष को, स्त्रियां अपने आप को अर्धांगिनी बोलती रहती हैं। तो आपको ये याद देखा होगा, शंकर भगवान का एक रहता है फ़ोटो, आधा आधा पार्वती जी का लगा रहता है, तो उसमें अर्धांगिनी शब्द का, या कई बार गाने में आपने देखा अर्धांगिनी शब्द का यूज होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो अर्धांगिनी शब्द है या अर्धांगिनी कहा गया है, ये किस में कहा गया है, सर्वप्रथम कहाँ चर्चा हुई है, तो आप जब इसका आंसर लेंगे तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र मिलता है। आगे कंटिन्यू करेंगे। कल्लड़ की राज तरंगिनी के बारे में आपको पता ही है, लेकिन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाता है कि इसमें क्या चर्चा हुई है, कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा हुआ है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें राज तरंगिनी, क्वेश्चन ऐसे पूछा है, राज तरंगिनी किसके इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राज तरंगिनी। लिखा किसने है, कल्लड़ ने लिखा है। आगे फैक्ट में हम लोग चलते हैं। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी भी आपसे पूछा जाता है। पहली चीज़ तो क्लियर है कि पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला किताब था ये अष्टाध्यायी, ठीक है। संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला किताब है ये, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। अब देखिए जो एक फैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है कि विदेशियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलता है भारत का इतिहास कैसा था, क्योंकि उन्होंने भी अपनी किताबों में, अपनी सारी चीज़ों में जो वो आए, अपना एक्सपीरियंस किए, अपना अनुभव, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सारी स्थितियों को उन्होंने अपने बुकों में दर्शाया, अपनी बुकों में कहानियाँ बताई हुई हैं, ठीक है। हालाँकि जितनी भी कहानियाँ हैं बहुत रेयर हैं, मतलब कुछ ही एक दो इसमें से राइटर बोल सकते हैं, लेखक बोल सकते हैं जिनका प्रमाणित मिलता है। बाकी सारे के सारे मतलब कह सकते हैं कि एकदम कोई अंधविश्वासों से भरा हुआ है, कोई आश्चर्यजनक कहानियों का ही विवरण कर दिया है, मतलब उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिलहाल आइए कुछ ले लेते हैं लाइनें, कुछ तो इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्या इम्पॉर्टेंट है, विदेशी यात्रियों से जो जानकारी मिलती है वो यूनानी रोमन लेखक देखते हैं, हेरोडोटस, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए लाइन बन जाता है। क्या लिखा था इससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इतिहास का पिता किसे बोला जाता है, हेरोडोटस को, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखना है। हिस्टोरिका बुक है इनकी, हिस्टोरिका हिस्टोरिका हेरोडोटस और इतिहास का पिता, इन्हीं के नाम से चर्चा में रहेगा। मेगास्थनीज के बारे में भी आपने बोले बहुत ही अच्छे से जाना हुआ है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें भी आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब वो आया था उस वक्त उसने भारत की कई सारी स्थितियों को देखा और जिन चीज़ों को उसने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उन सारी चीज़ों का विवरण उसने इंडिका में दिया। आपके लिए क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एक तो आपने ये बता ही दिया कि मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, जिसने किसके दरबार में गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था।
तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर आपके पास तो इंडिका के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि इंडिका में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो चीज़ें हुई थी काफ़ी हद तक हमें उसकी जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपके पास है, एक जो बुक से चर्चा मिलती है, टालमी बुक तो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखना है कि टालमी कौन है भैया, टालमी के बारे में क्यों चर्चा होगी। तो अगर बोला जाए भारत का भूगोल किसने लिखा, ठीक है, भारत का भूगोल किससे संबंधित, तो वो टालमी रहेगा। ठीक है, भारत का भूगोल टालमी। आगे आपके पास एक है टेसियस, ये भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ईरान का राजवैद कौन था, ठीक है, अगर ईरान का राजवैद शब्द आ जाए और इसमें से नाम सबका दे दे, हेरोडोटस का दे दे, मेगास्थनीज का दे दे, टालमी का दे दे, टेसियस का दे दे, तो आपको ऐसे में चर्चा में याद रखना पड़ेगा टेसियस को बोला जाता था ईरान का राजवैद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करता है क्वेश्चन को, लेकिन कुछ तो पूछता है, जैसे हेरोडोटस का क्वेश्चन, मेगास्थनीज का, टालमी का, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक फैक्ट देखते हैं इसमें। अब चीनी लेखक, ये लोग कुछ प्रमाणित आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं इन चीनी लेखकों के बारे में। ठीक है, तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्यों, फाहियान से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। एक तो पहली लाइन की ये तो चीनी यात्री था, ठीक है, आया किसके शासनकाल में था, चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इसने कुछ भी जानकारी लिखी है, बहुत ज़्यादा जानकारी इसने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दिया है। मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ विवरण फाहियान की लेखनी से या उसकी जो भी चीज़ें लिखी थी इसने, उसमें बहुत सारी चर्चा मध्य प्रदेश की मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा सेकंड पॉइंट में ह्वेनसांग, ये भी चर्चा में बने रहते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ह्वेनसांग की जो बात हुई है वो किसके शासनकाल में आया था, ये पहला क्वेश्चन आपके पास। तो पहला क्वेश्चन जब ह्वेनसांग की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आपको बोला जाता है कि ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा कि फाहियान किसके शासनकाल में, तो आपने तो याद कर लिया फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था, और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फिर परेशान कि फाहियान लगाएं कि ह्वेनसांग लगाएं, तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे हाथ से अगर कह सके ह्वेनसांग, वैसे ही हाथ से हर्षवर्धन। तो ये पॉइंट आपको यहीं तैयार हो गया होगा। आगे ये किस विश्वविद्यालय में आके पढ़ा, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की। बौद्ध दर्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इसने इस नालंदा विश्वविद्यालय से लिया। किसने, ह्वेनसांग ने। ठीक है, अच्छा, उस वक्त देखिए यहाँ पे एक पॉइंट अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस वक्त ये ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उस वक्त के कुलपति कौन थे, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसका ध्यान रखेंगे, शीलभद्र। ठीक है, शीलभद्र उस वक्त के क्या थे, वहाँ के कुलपति थे। ठीक है, ये जो ह्वेनसांग की भ्रमण वृत्तांत बोलिए या आज के टाइम में अगर हम लोग आसान से शब्दों में बोलें तो उसकी पुस्तक, ठीक है, उसकी पुस्तक का नाम क्या था, सीयूकी। ठीक है, सीयूकी में इसने पूरी जानकारी दी है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और बौद्ध दर्शन के बारे में। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासन काल की भी जानकारी इसने सीयूकी में ह्वेनसांग ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास कुछ अरबी लेखक हैं। देखिए, इत्सिंग भी एक लेखक है जो आया हुआ था चाइना से ही। ठीक है, फिलहाल इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। आइए अरबी लेखकों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसमें अरबी लेखकों के बारे में जो अलबर्नी है, ये बंदा कई बार आपके पेपर में आ चुका है। इस बंदे को आपको ध्यान रखना है, इसकी जो जो बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और सारी बातें आप इसकी याद रखें। पहली चीज़, ये तो अरब का एक लेखक था, ठीक है, अरबी लेखक था। ठीक, अलबर्नी, ये किसके साथ भारत आया था, ये क्वेश्चन आपसे याद रखना जरूरी है। तो महमूद गजनवी के साथ ये व्यक्ति भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजनवी के साथ आया था। ठीक है, इसकी जो कृति है बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार, मतलब कि काउंट भी आप नहीं कह पाएंगे कि कौन कौन से पेपर में कब कब आ गया है। ठीक है, आज भी आता रहता है, तो आप पूरी लाइनों को ध्यान रखिए। अरबी लेखक अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी कृति जो है, एक है किताबुल हिंद और या तहकीक हिंद, जिसका पूरा मतलब क्या है, भारत की खोज। किताबुल हिंद ये तो सबसे अधिक पूछा जाता है, इसको तो ज़रूर आप पॉइंट आउट करें। किताबुल हिंद करके पूछता है, कभी आपके सामने तहकीक हिंद बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज, पूरे इसका अर्थ है, अलबर्नी ने लिखा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास इब्न बतूता, बहुत बार
बहुत बार, मतलब इसका भी नंबरिंग काउंट नहीं हो सकता कितनी बार ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इब्न बतूता जो था, इसका यात्रा वृत्तांत बोलिए या इसकी पुस्तक बोलिए, आप अपने शब्दों में आसान कर सकते हैं, रिहला। रिहला किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने लिखा था। ये फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा था? यात्रा वृत्तांत में या भ्रमण वृत्तांत में रिहला लिखा था। किस भाषा में लिखा था? चूँकि अरबी लेखक था तो अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। कभी पूछे कि किस भाषा में लिखा था, तो हमें तो क्लियर है कि ये अरबी भाषा में लिखा हो, क्योंकि अरब का लेखक था, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास कैसा रहा होगा, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलता है। हालांकि इस साक्ष्य के बारे में हम लोग डे बाय डे जब इतिहास के टॉपिक वाइज आगे बढ़ते रहेंगे तो काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा। फिलहाल मैंने 2-3 फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कंप्लीट एक अध्ययन मिल सके। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की जो जानकारी होती है वो देखिए सर्वप्रथम, ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपसे कोई पूछे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो आप उसका आंसर याद रखें कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें चर्चा मिलती है भारतवर्ष की, ठीक है। ये पुरातत्व संबंधित एक साक्ष्य है जिससे भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट आपके पास है प्रथम हूणों का आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो भी देखिए, हूणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें अभी पॉइंट को देखना है। तो प्रथम हूण जो आक्रमण की जानकारी मिलती है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख से किसका अध्ययन मिलता है या किसकी जानकारी मिलती है? प्रथम बार जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसका चर्चा मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखिए कि सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है, ठीक है। लिखित साक्ष्य जो है सती प्रथा का, काफ़ी बार आप इतिहास में चर्चा पाते रहेंगे। प्राचीन से लेके मेडुअल से लेके आपके जो मॉडर्न है सब तक जिक्र होगा आपके सती प्रथा के बारे में, ठीक है। तो सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य की बात हो रही है तो उस किस में मिलता है? एरड़ अभिलेख में, ठीक है। एरड़ अभिलेख में चर्चा मिलती है सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है। शासक कौन है? भानुगुप्त उस टाइप के, या कह सकते हैं एरड़ अभिलेख का जो है वो शासक था भानुगुप्त, ठीक है, उस टाइम का। अब देखिए आपके पास एक जो यहाँ से फैक्ट है, जो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्राचीनतम जो सिक्के थे उनका नाम क्या था। तो यहाँ देखिए मैंने नाम का जिक्र किया है, आहत सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के थे, प्राचीन जो सिक्के थे उनका नाम था आहत सिक्के। उसके आगे मैंने बढ़ा है, इसी को साहित्य में करसारपण बोलते हैं, ठीक है। इसी को साहित्य में हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्यिक शब्दों में बोल सकते हैं कि साहित्य में करसारपण बोला जाता है, ठीक है, करसारपण। फिर देखते हैं आगे लाइन कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख का कार्य किसने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेखने का काम, जैसे मतलब सिक्के बने रहते थे उन पे सिक्कों पे कुछ ना कुछ लिखे जाते थे, तो वो जो चीज़ें लिखी जाती थी वो लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो यवन शासकों ने शुरू किया था, ठीक है, यवन शासकों ने। अब इसके आगे बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें जो अभिलेखों का अध्ययन होता है, ठीक है, जितने भी अभिलेख मैंने आपको बताया है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, फिर स्तंभ लेख है, ठीक है, ऐसे ही एरड़ अभिलेख हैं, इन सब चीज़ों की जो चर्चा मिलती है आपको, तो इनको हम अगर एक इंग्लिश शब्द में बोलें तो क्या बोल सकते हैं? तो देखिए अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफ में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आपके पास चर्चा में है, एपिग्राफ, ठीक है। एपिग्राफ बोलते हैं अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, ठीक है। लास्ट और आखिरी पॉइंट जिससे हमें ये समझ में आएगा कि वहाँ की जो मंदिरों की शैली थी वो कैसी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछी जाती हैं। लास्ट फैक्ट आपके पास है कि जो उत्तर भारत का मंदिर था, ठीक है, उत्तर भारत का मंदिर जो था वो नागर शैली में था, ठीक है। इन शैलियों के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि आखिर नागर शैली होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और दक्षिण भारत की जो थी वो द्रविड़ शैली थी। अगर आपको द्रविड़ शैली ऐसे याद किया जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ था, तो द्रविड़ शैली, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, ये क्वेश्चन आप तुरंत रिलेट करके याद कर लेंगे। एक जो बचा है उत्तर के बारे में, तो नागर शैली हो गया। और लास्ट में आपके पास जो दोनों शैलियों का मेल मिलाप है, या अगर दोनों शैलियों को जो मिला जुला के कुछ किया गया या कलाकारी दिखाई गई है, उसको क्या बोलेंगे? वेशर शैली, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेशर शैली।
इससे आपको काफ़ी कुछ डिटेल्ड में एनालिसिस मिला कि आप समझ पाएँ कि आखिर भारत का जो प्राचीन इतिहास था कैसा था। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिखे गए हैं उन्हीं को मैंने आपको बताया। बाकी सारी मेरी बातें थे, मेरे लेक्चर थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को फैक्ट टू फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा ये हिस्सा। आगे हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर बेसिस पे नहीं ये वीडियो दूंगा, लेकिन 1-2 दिनों के छोड़ के आपको दूंगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और इम्पॉर्टेंट लिखा जाए जो आपके पेपर के लिए हिस्सा बन सके, उस पर ज़्यादा चर्चा होगी। चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। थैंक यू।